चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड है वो क्यों करते हैं। आखिर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज हमको चाहिए क्यों होता है, हमको फॉरेन करेंसी जो होती है वो क्यों चाहिए होती है। सबसे पहला है कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सॉरी बेटा, सबसे पहला है हमारा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमको जो है बाहर से जब कुछ सामान मंगाना होता है तो क्या पता जो है सामने वाला बंदा वो अपनी कंट्री की करेंसी में ही सामान को जो है एक्सपोर्ट करना चाहता हो, तो हमको बाहर से सामान मंगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। इसके बाद टूरिज्म ट्रैवल करने के लिए हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। उसके बाद से यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंड टू अब्रॉड, हमको जो है कहीं पे ट्रांसफर करना है, कहीं पे कुछ गिफ्ट ग्रांट्स भेजने हैं, उसके लिए जो है हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। उसके साथ साथ परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, किसी फॉरेन कंट्री में जाके यूएसए में जाके हम कुछ खरीद रहे हैं, अपना एक घर खरीद रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको वहाँ की करेंसी चाहिए ताकि हम लोग घर खरीद पाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है बेटा कि उससे जो है लोग प्रॉफिट कमाते हैं। जब फॉरेन करेंसीज के प्राइसेस कम होते हैं तो वो उसको खरीद लेते हैं, उसके बाद जब महंगे होते हैं तो उनको बेच देते हैं। जो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमको इतनी चीजों के लिए जो है हमारे फॉरेन करेंसीज की डिमांड होती है। तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसीज, डिमांड कब इसका कैसे बनेगा जरा आप लोग बताइए। अभी मैंने बताया कि जब फॉरेन करेंसीज की प्राइसेस कम होती हैं, ठीक है, जब फॉरेन करेंसीज की प्राइसेस जो होती हैं वो कम होती हैं, और रेट ऑफ मतलब कि वही जो कम होती हैं उसके बाद से, एक मिनट, जब फॉरेन करेंसीज की प्राइसेस कम होती हैं तो लोग डिमांड ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर प्राइसेस थोड़ी सी कम होंगी तो यहाँ पे जो डिमांड होगा वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर प्राइसेस जो होती हैं वो हाई होती हैं तो डिमांड जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। तो जब हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो हमारा डिमांड ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, याद कीजिए। जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो हमारा डिमांड ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। देखिए यहाँ पे इतनी ज्यादा, इतनी कम प्राइसेस हुई और यहाँ पे देखिए डिमांड कितना ज्यादा चेंज हो गया। इतनी कम प्राइसेस जो है घटी और यहाँ पे डिमांड देखिए इतना ज्यादा जो है बढ़ गया। यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो कम हो जाता है और डिमांड जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो ये डिमांड ग्राफ है कि डिमांड जो होगा वो कैसा होगा। तो डिमांड ऐसा ही होगा, यानी कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कम होता है तो करेंसीज की डिमांड जो होती है, ये रहा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट और ये रहा हमारा डिमांड। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे ही कम होगा हमारे करेंसीज की डिमांड वैसे ही बढ़ जाएंगी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होगा वो जैसे ही ज्यादा होगा हमारी करेंसीज की डिमांड जो होंगी वो कम हो जाएंगी। इसके बाद चलते हैं हम लोग सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो क्यों, मतलब कि क्यों होती है, कैसे होती है, देखते हैं जरा सा। तो सप्लाई कैसे हो सकती है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पैसा आता है, हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आता है। इसके बाद है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो हम लोग कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो रिटर्न आता है वो भी हमारा क्या कहलाता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। या फिर हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट करता है तो भी हमारी इकोनॉमी में वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है। इसके बाद है रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा जरा आप लोग हमको बताइएगा। जब कहीं पे जो है पेमेंट को कंप्लीट करना होता है या भुगतान करना होता है तो ये इसको कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन फिर से बता चुके हैं कि जब गेनिंग करनी होती है, ठीक है, तब वहां पे हमारा स्पेकुलेशन होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कैसे जो है हमारे सप्लाई का ग्राफ जो है वो कैसा रहेगा, जरा ध्यान दिया जाए। अब जरा बताइए सप्लाई का ग्राफ, जैसे डिमांड में तो इनवर्स रिलेशन था, तो सप्लाई के ग्राफ में क्या होगा, क्या इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट जब हाई होगा, यानी कि पहले $1 में हम लोग जो है हमारे यहाँ 74 रुपए जो है होता था, लेकिन अब $1 में हमारे यहाँ कितना होगा, 78 रुपीज। तो ये हाई होगा, तो क्या होंगे हमारे यहाँ कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो जो ही हमारे ये देखिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट इस साइड में रहेगा और इस साइड में हमारा रहेगा सप्लाई। ठीक है, तो अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर हमारा हाई होता है तो क्या होगा, हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि भैया देखो 78 रुपए हो जा रहा है, वो $1 लेके आ रहे हैं, इंडिया में 78 रुपए हो रहा है, तो इसका मतलब लोग हमारे यहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो लोग हमारे यहाँ से ज्यादा गुड्स को खरीदना चाहेंगे, क्योंकि पहले वो 74 रुपए का ही सामान खरीद पाते थे, लेकिन अब वो 78 रुपए का सामान खरीद पाएंगे तो लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सप्लाई ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा।
क्योंकि जितना ज़्यादा ये इंक्रीज करता जाएगा उतना ज़्यादा जो है ये भी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है हमारा जो है सप्लाई भी बढ़ता जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, हम लोग एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, अपने एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो देखते हैं द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम तब ऐसे डिटरमाइन होता है जब जो है फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड उसके सप्लाई के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन होता है, या इक्विलिब्रियम को कैसे डिसाइड करते हैं, जब हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई के बराबर होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड ऐसे था, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई ऐसे होगी, तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा। यहाँ पे हमारा सप्लाई भी होगा, यहाँ पे हमारा डिमांड भी होगा, यहाँ पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस, तो तुम लोग जन्मांतर से सीखते हुए ये बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे हम लोग जो है अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। जब हमारा डिमांड और सप्लाई, जिस पॉइंट पे हमारा डिमांड, ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमारा डिमांड और सप्लाई जो है बराबर होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में चेंजेस होते हैं तो क्या होता है जरा देखते हैं। चेंजेस इन डिमांड, जब डिमांड में चेंज होगा, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट में जब डिमांड में चेंज होगा तो क्या होगा, इसको हम लोग जरा सा देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो डिमांड वाले इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। ये हमारा डिमांड था, ये हमारा सप्लाई था। तो सबसे पहला कंडीशन है कि इंक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम बनता था। ये सप्लाई का ग्राफ, सप्लाई अच्छे से बना लिया जाए। अरे यार अच्छे से नहीं बन रहा है मुझसे, तो बना लिया। चल यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल मिला, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है। डिमांड जब इंक्रीज होता है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है। तो चलो जरा इक्विलिब्रियम लेवल पहले यहाँ पे लिख लें। अब हम क्या करेंगे, अपने डिमांड को इंक्रीज करेंगे। लो यहाँ पे हमारा डिमांड इंक्रीज होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यानी कि जब हमारा डिमांड इंक्रीज करेगा तो पहले हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ था, अब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे प्राइसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, उसकी वैल्यू हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। पहले हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ बनता था, अब हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इंक्रीज इन डिमांड होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं, सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर सेम कंडीशन हम लोग फॉलो करें यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड में, तो डिक्रीज इन डिमांड में क्या कंडीशंस आएंगे जरा देख लेते हैं। फिर से बनाते हैं हम लोग। चलिए ये उधर पहले इंक्रीज इन डिमांड के लिए, तब यहाँ पे करते हैं हम लोग डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या कंडीशंस आएंगी, पहले हमारा इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ था, अब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ बनेगा। यानी कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि डिमांड के कम होने की वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाएगा वो कम हो जाएगा और हमारा इक्विलिब्रियम लेवल भी हो जाएगा वो कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा, चेंजेस इन सप्लाई। सप्लाई में क्या चेंज होगा, तो इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई में जब इंक्रीज होगा तो क्या चेंज होगा, चलिए फिर से वही काम करते हैं। फिर से हम लोग वही ग्राफ बनाते हैं। ये रहा हमारा डिमांड और ये रहा हमारा सप्लाई। अगर सप्लाई इंक्रीज करेगी, अगर सप्लाई जो है वो इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सॉरी, ये डिमांड देखो हम इंक्रीज करा रहे हैं, सप्लाई इंक्रीज करेगी, राइट वर्ड, सप्लाई इंक्रीज करती है तो क्या होगा देखते हैं। पहले हमारा इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ बनता था, लेकिन अब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ बन रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हमारी सप्लाई जो है इंक्रीज करेगी तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाएगा। और दूसरी चीज हमारी आती है डिक्रीज इन सप्लाई। जब हमारी सप्लाई डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, ये भी तो कंडीशन होगा ना कि जब हमारी सप्लाई जो होगी वो डिक्रीज करेगी तो क्या होगा। चलिए बनाते हैं।
तो पहले हमारा इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ था, अब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, अरे फिर से बनाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए जब हमारी सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्या होगा कि पहले हमारा इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे था, अब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे बनेगा, यानी कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो ये है कि इट इज अ मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हमारी फॉरेन करेंसीज को जो है बेचा और खरीदा जाता है। यहाँ यही एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम अपनी फॉरेन करेंसीज को बेचते और खरीदते हैं। ठीक है, दूसरा है कि the buyers and the sellers include individual firms, foreign exchange brokers, commercial banks and central banks। यहाँ इसमें कौन कौन से लोग जो होते हैं वो खरीदारी करते हैं, तो इसमें वो लोग खरीदारी करते हैं जैसे कि इंडिविजुअल फर्म्स हो गए, कोई फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर हो गया, कमर्शियल बैंक हो गए, या फिर वो सेंट्रल बैंक हो गए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है क्रेडिट फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बेटा, ट्रांसफर फंक्शन वो होता है कि फंड वगैरह जो है ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, किसी और की करेंसी में हमको पैसा वगैरह देना होता है, तो ये भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम करता है। दूसरा है हमारा क्रेडिट फंक्शन, मान लो कि अभी जो है पैसा नहीं दे पाया, आने वाले नेक्स्ट अपकमिंग डेज में वो पैसा दे पाए, ठीक है, उधारी पे काम लिया, तो ये भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कराता है। इसके बाद आता है हमारा हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या होता है कि जब बायर्स और सेलर जो होते हैं वो एक अग्रीमेंट पे रेडी होते हैं कि हम इस तारीख को जो है पेमेंट करेंगे, या फिर इस तारीख को हम अपनी जो है बुकिंग सेलिंग करेंगे, तो ये जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है हमारे इस फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कितने प्रकार का होता है हम लोग इसको जानेंगे। तो सबसे पहला स्पॉट मार्केट। इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली। ये एक ऐसा मार्केट है जब तुरंत खरीदारी होती है और तुरंत उसका पेमेंट हो जाता है, मतलब पट से खरीदा पट से कर दिया। ये जो ट्रांजैक्शन पीरियड होता है इसका वो कितने दिन का होता है, 2 डेज का होता है। जो इसका ट्रांजैक्शन पीरियड होता है वो 2 डेज का होता है। दूसरा है हमारा फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब होता है कि जो सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी जो होती है वो क्या होती है, वो किसी स्पेसिफाइड डेट पे होती है, मतलब कि हम दोनों अग्री कर लिए कि चलो हम लोग इतने तारीख को जो है अपनी करेंसीज को खरीदेंगे या बेचेंगे, तो ये जो है हमारा फॉरवर्ड मार्केट कहलाता है, जब हम किसी आने वाली फ्यूचर डेट पे जो है अपना ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ये रहा हमारा कंप्लीट फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।